सिविल प्रक्रिया संहिता के इस लेक्चर में आपका फिर से की स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मस्त होंगे और अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में परिभाषा खंड को विस्तृत रूप में पढ़ लिया था, अब आगे की स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम धाराओं के माध्यम से कौन सी इम्पोर्टेंट है उसको जानेंगे और उसके अंतर्गत कितनी इम्पोर्टेंस लिखी हुई है और क्या जानने लायक तथ्य हैं, हम सभी को देखते हुए चलेंगे। देखिएगा, अब जो आगे के खंड आएंगे धारा 3 से लेकर 8 तक, उसमें क्या दिया हुआ है। धारा 3 से लेकर 8 तक न्यायालय की जो अधीनस्थता होती है, क्या होता है कि एक जो न्यायालय होता है ऐसे वर्ग में डिवाइड किया हुआ है कि एक के नीचे दूसरा और दूसरे के नीचे तीसरा, ये एक अधीनस्थता में काम करते हैं। जिससे क्या होता है कि जितने भी वाद होते हैं उनका एक न्यायालय पर प्रभार इकट्ठा नहीं पड़ता, जिससे कि सभी लोगों का काम आसान होता है और वादों को भी ठीक तरीके से अपनी अपनी शक्ति के अनुसार निपटाया जा सकता है। ठीक है, तो वही अधीनस्थता और संहिता की जो प्रयोज्यता है क्या है, उसके विषय में इसमें थोड़ा सा बताया गया है। तो देखिएगा, अब न्यायालय की सबसे पहले धारा 3 के अंतर्गत जो बोला गया है न्यायालय की अधीनस्थता, तो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है जिला न्यायालय। तो जो जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय के अधीनस्थ कौन सा न्यायालय रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जिला न्यायालय के ऊपर कौन सा न्यायालय रहता है, हाई कोर्ट रहता है। ठीक है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अधीनस्थ कौन सा न्यायालय रहता है, जिला न्यायालय। और जिला न्यायालय और हाई कोर्ट के नीचे कौन से रहते हैं, जिला न्यायालय से अधीनस्थ जितने भी न्यायालय रहते हैं वो जिला न्यायालय की भी और हाई कोर्ट के भी अधीनस्थ रहते हैं। यही पॉइंट इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि जिला न्यायालय के अंतर्गत कौन आता है। तो जिला न्यायालय से अवर श्रेणी के जितने भी न्यायालय रहते हैं वो सब हाई कोर्ट और जिला न्यायालय दोनों के अधीनस्थ रहते हैं। परंतु हाई कोर्ट जो रहता है, हाई कोर्ट के अधीनस्थ कौन सा न्यायालय रहता है, तो जिला न्यायालय रहता है। ठीक, इतनी चीज इसमें बताई गई है। व्यावृत्ति इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, तो इसमें क्या बताया रहता है कि जो संहिता है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, इसका प्रभाव कहाँ तक है। तो देखिए क्या होता है कि कई स्टेट्स हैं, आपने देखा होगा कि उसका अलग अलग विधि बनी हुई है। जैसे कि एमपी एलआरसी को लेते हैं हम, एमपी एलआरसी बनी हुई, तो उसका प्रभाव किस चीज के लिए है कि जितनी भी कृषि से संबंधित मैटर होते हैं स्थानीय, तो वो उससे गवर्न होकर उससे संचालित हो जाते हैं। तो आगे हमको और एक परिभाषा देखने को मिलेगी, धारा 9 में भी हमको मिलेगा पढ़ने के लिए कि कौन से वाद सिविल प्रकृति के वाद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यावृत्ति में तो ये बोला गया है कि जो भी इसके प्रतिकूल मतलब इससे अलग जो भी हैं, विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में, इसके किसी भी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की किसी भी बात के बारे में ये नहीं समझा जाएगा कि किसी विशेष और स्थानीय विधि, कोई भी विशेष और स्थानीय विधि जो तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त विशेष अधिकारिता शक्ति की विहित प्रक्रिया की किसी विशेष रूप से को परिसीमित करती है। मतलब कि जैसे कि अब मान के चलिए कोई एमपी एलआरसी है, एमपी एलआरसी अगर यहाँ पर गवर्न हो रही है तो उस पर इस संहिता का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज इसमें बोला गया है। ठीक, फिर उसके बाद विशिष्टता और उपधारा 1 में प्रतिपादना की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता की किसी भी बात के बारे में ये नहीं समझाएगा कि इसे ऐसे उपचार से परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है, जिसे भूधारक या भूमि स्वामी कृषि भूमि के भाटक की वसूली ऐसी भूमि की उपज से करने के लिए तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखता हो। जैसे कि कृषि भूमि की भाटक की वसूली की अगर बात की जाए तो ये एमपी एलआरसी के तहत राजस्व न्यायालय के द्वारा ही होता है। अब राजस्व न्यायालय क्या होते हैं, तो वो अलग से धारा 5 के अंतर्गत बताया गया है। तो संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना, अब राजस्व न्यायालय क्या होता है, तो राजस्व न्यायालय भी एक व्यवहार न्यायालय ही होता है, परंतु ये जो व्यवहार न्यायालय रहता है ये एक जिलाधीश का न्यायालय रहता है। मतलब इसका जो सुप्रीम जो मुख्य न्यायाधीश रहेगा वो कौन रहेगा, तो वो रहेगा जिलाधीश, जो कलेक्टर होता है अपना, वो इसके प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो धारा 5 के अंतर्गत ये चीज बताई गई है कि जो राजस्व न्यायालय रहते हैं उसकी प्रयोज्यता कैसी रहती है। तो जहां पर कि राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया के संबंध में किसी भी ऐसी बात की जिन पर कि ऐसे न्यायालयों को लागू होने में कोई विशेष अधिनियम मौन होता है। तो जैसे कि मान के चलिए कोई एक्ट कहीं पर प्रतिपादित है और वो ऐसे न्यायालयों को कोई विशेष अधिनियम, वहां का कोई विशेष अधिनियम मौन है या कोई निर्मित ही नहीं है, तो वो सभी प्रक्रियाएं
इसी संहिता के तहत गवर्न होंगी। ठीक है, तो इस संहिता के उपबंध के द्वारा शासित है, वहां पर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा घोषणा कर सकेगी कि उन उपबंधों का प्रभाव जो कि इस संहिता के द्वारा अभिव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए हैं, उन उपबंधों को लागू नहीं होंगे या उन्हें केवल ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो राज्य सरकार। तो यहाँ पर क्या कर सकती है, राज्य सरकार उसको विहित करके उपबंधों को लागू कर सकती है। जैसे कि ये जो धारा 5(1) है उसमें ये चीज बताई कि राजस्व न्यायालय पर जो है इस संहिता की जो प्रयोज्यता है उसके बारे में प्रावधान बताया। उसमें ये बोला गया कि इसके अनुसार जहां पर भी प्रक्रिया के विषय के राजस्व न्यायालयों को शासित करने वाले विशेष उपबंध नहीं दिए गए हैं कि भाई ये राजस्व के संबंध में इस विधि से इसको गवर्न करो, ऐसा नहीं बोला गया है। तो वहां पर ऐसे विषय के बारे में ऐसी जो संहिता बनी हुई है इससे उसको शासित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब वो शासित कैसे किया जाएगा, तो अधिसूचना दे देगी राज्य सरकार की आप इससे इस प्रयोजन को कर सकते हो। ठीक है, इसलिए अब इसके बाद अपन समझते हैं धारा 6 के अंतर्गत क्या बोला गया है। तो धारा 6 में बोला गया है धन संबंधी अधिकारिता। क्या होता है कि हर जितने भी न्यायालय हैं उनको उनकी धन से संबंधित अधिकारिता के अधीन रहते हुए ही कोई भी वाद को ग्रहण करना होता है। हम आगे क्षेत्र अधिकार के विषय में भी जानेंगे, जिसमें अंतर्गत यह चीज बताई गई है कि कोई भी न्यायालय की किसी भी वाद को ग्रहण करने की वो क्षेत्र अधिकारिता क्या होती है और कौन सा न्यायालय उस वाद को ग्रहण करने के योग्य होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कोई भी व्यवहार न्यायालय और व्यवहार न्यायाधीश के जो वर्ग रहते हैं वो कितनी अमाउंट तक के न्यायालय मतलब अमाउंट तक की वाद को ग्रहण करते हैं। जो वाद कारण में वाद अमाउंट लिखी रहती है उससे इसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती कि उस व्यक्ति को कितने तक का रिलीफ चाहिए है। ठीक है, वाद कारण कितने रुपए का ग्रहण करेगा न्यायालय उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। जैसे कि एक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की बात करें, वो 0 से 5 लाख रुपए तक का मामला ग्रहण कर सकता है। व्यवहार न्यायालय वर्ग 1 जो है वो 5 लाख से 1 करोड़ तक के मामले को देख सकता है और 1 करोड़ से ऊपर वाले मामले जो है जिला न्यायाधीश देखता है। ठीक है, तो यहाँ धारा 6 में ये चीज बताई कि धन संबंधी क्या अधिकारिता रहती। तो अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके अलावा इसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि किसी न्यायालय को उन वादों की अधिकारिता दे दे जिनकी रकम या जिनकी विषय वस्तु का मूल्य की मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से यदि कोई हो अधिक है तो उससे अधिक का मामला वो ग्रहण नहीं कर सकते। अब उसके बाद धारा 7 और धारा 8 इजी है। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय ठीक है, जो बहुत ही कम अमाउंट के नॉमिनल अमाउंट्स के रहते हैं उस प्रकार के न्यायालय रहते हैं ये जिनको देखते हैं। ठीक है, धारा 7 धारा 8 के अंतर्गत प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय दिया हुआ है। ठीक, तो अपना ये जो अध्याय था इसके अंतर्गत नॉर्मली बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं है बट जानने लायक बहुत सारे तथ्य जो हमको आगे सहायता करेंगे हमारे पाठ में। अब हम हमारा भाग 1 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 9, 10 और 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। हम इसको इंडिविजुअल लेते हुए चलेंगे बट हम धारा 9 की इसी वीडियो में इसको लेते हुए चल रहे हैं। तो देखिएगा इसमें अध्याय ये जो है ये अध्याय क्या बोलता है और बेसिकली ये तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भाग 1 के रूप में बताया गया है और ये धारा 9 से लेकर 35वीं तक पूरा बताया गया है। जिसमें क्या बताया गया है, जो साधारण वाद के विषय बताए मतलब कि वाद के विषय के बारे में साधारणतः इसमें बताया गया है, जिसके अंतर्गत न्यायालय की अधिकारिता और पूर्व न्याय के बारे में बताया गया है। अर्थात कि जो न्यायालय रहता है कौन से वाद लेने की किस सीमा तक उसकी अधिकारिता रहती है। अब अधिकारिता की यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है अधिकारिता, तो अधिकारिता बेसिकली 4 प्रकार से हो सकती है एक न्यायालय की, और भी प्रकार से हो सकती है, मतलब मेन मुख्यतः अगर मैं बात करूँ तो 4 प्रकार से हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको इससे इसका अधिकारिता का पॉइंट समझ में आएगा कि कैसी है न्यायालय की अधिकारिता किस तरीके से। जैसे कि एक क्षेत्र अधिकारिता में अगर मैं बात करूं विषय वस्तु से संबंधित इसकी अधिकारिता हो सकती है। एक स्थानीय एवं प्रादेशिक क्षेत्र अधिकारिता हो सकती है। एक आर्थिक क्षेत्र अधिकारिता जैसे कि हमने धारा 6 में पढ़ते हुए आए कि जो स्थानीय जो उसकी आर्थिक जो पैसे से संबंधित अधिकारिता रहती है। और एक आरंभिक और अपीलीय क्षेत्र अधिकारिता इसकी हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे उसे देखेंगे बट इस भाग का सार क्या है वो मैं समझाता हूँ। क्या होता है देखिएगा, शीघ्र और कुशल और अच्छे न्याय अगर किसी को जल्दी से जल्दी और कुशलता के साथ और अच्छे से एक सुदृढ़ तरीके से क्या चाहिए है, न्याय चाहिए है, तो न्यायालय की विभिन्न श्रेणियों को विभक्त करके ही ये पाया जा सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर व्यवस्था भी कुछ इस तरीके से की गई है कि प्रत्येक न्यायालयों को अलग अलग क्षेत्र अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, सभी प्रकार के वादों की सुनवाई एक ही न्यायालय में करेंगे तो क्या होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा और न्याय भी कई बार सही से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यदि विभिन्न न्यायालय का क्षेत्र अधिकार निर्धारित नहीं किया गया तो क्या होता है ना, एकदम से क्या होगा कि सभी कोर्टों में वादों की भरमार हो जाएगी, है ना, और कितना समय लग जाएगा अब हम समझते ही हैं कि कितना समय लग जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या किया गया है, निम्न श्रेणी का न्यायालय उच्च श्रेणी के वादों को सही न्याय प्रदान नहीं कर पाता है, इसलिए क्या है, अलग अलग श्रेणियां इसमें डिवाइड करके बनाई गई है। यही कारण है कि यहाँ पर न्यायालय की विभिन्न प्रकार की संकलाएं हमें देखने को मिल जाती है। प्रत्येक न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रहकर काम करना होता है, ना तो वह अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके काम कर सकता है, ना कोई अन्य क्षेत्राधिकार वाला उस अन्य क्षेत्राधिकारिता वाले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसलिए न्यायालय की अधिकारिता का एक निश्चित फॉर्मेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम धारा 9 की ही बहुत स्पेसिफिक रूप से बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए धारा 9 में क्या दिया हुआ है, जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय क्या करेगा, सभी की सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि अगर कोई वाद सिविल वाद नहीं है तो उसका स्पेसिफिक रूप से बोल दिया जाएगा कि ये सिविल वाद नहीं है और इसका विचारण इस विधि के अनुसार, इस सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बोला जाता है तो हर वाद जो रहेगा वो सिविल प्रकृति का वाद समझा जाएगा। तो न्यायालय को इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसमें जो उपबंध बताए गए हैं इस संहिता में, पूरी संहिता में, उसके अलावा जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त व विवक्षित रूप से, मतलब इम्प्लाइडली रूप से और एक्सप्रेसली रूप से लिया जाना वर्जित है, मतलब कि जहाँ पर बोल दिया गया है, स्पेसिफिक बोल दिया गया है, विभक्त रूप से बोल दिया गया है, विवक्षित रूप से कि आई ये वाले वाद जो है सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नहीं लिए जाने चाहिए, तो वो सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। तो वहाँ पर कुल मिला के न्यायालय को इसमें अंतर्विष्ट उन वादों के सिवाय जिनका कि संज्ञान अभिव्यक्त विवक्षित रूप से वर्जित कर दिए गए, तो यहाँ सिंपल सी यही बात बोल रहा कि सिविल प्रकृति की सभी बात का आप विचारण कर सकते हो, परंतु किसका नहीं कर सकते, उनका नहीं कर सकते जिसके बारे में अभिव्यक्त और विवक्षित रूप से बोल दिया गया है। सिर्फ इतनी सी इसमें बात बोली गई है। ठीक है, स्पष्टीकरण 1 क्या बोलता है, वह वाद जिसमें कि संपत्ति के संबंधित या पद के संबंधित अधिकार प्रतिवादित है, इस बात के हुए भी कि ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों के संबंधित तथ्यों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अविलंबित है, सिविल प्रकृति का वाद है। तो देखिए इसमें आप इसको बस पढ़िए, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को देखिए कि वह वाद जो संपत्ति संबंधी और पद संबंधी वाद रहता है ना, वो सिविल प्रकृति का वाद रहता है। इतनी चीज क्लियर है कि संपत्ति के संबंधित वाद आएगा और पद संबंधी जो वाद आता है वो सिविल प्रकृति का वाद होता है। ठीक है, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार जो है धार्मिक कृत्य, किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों के या ऐसे कर्मों के संबंध में प्रश्नों के विनिश्चय का पूर्ण रूप से अविलंबित है, कि भाई वो जो धार्मिक कृत्य से संबंधित है या फिर किसी विनिश्चय के पूर्ण रूप से अविलंबित है, वो सिविल प्रकृति का वाद उसके बाद भी होता है। ठीक है, अब ये जो स्पष्टीकरण दिया है इसके बारे में यहाँ बताया कि अब जो ये धार्मिक कृत्य या पद के संबंध की अगर बात की जाए, उस पद के लिए उसको पैसे क्या दिया जाना जरूरी नहीं है, वो फीस या ऐसा पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा होना जरूरी नहीं रहता। ठीक है, तो ये वाली चीज सिविल प्रकृति के बाद कौन से होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब हम थोड़ा सा इसकी जो महत्वाकांक्षा है कि क्या बोलना चाह रहा है उसको समझते हैं। देखिए क्षेत्र अधिकार क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझ लेना जरूरी है कि क्षेत्र अधिकार से विपरीत क्या होता है कि न्यायालय के अंदर कोई भी वाद, कोई भी अपील और कोई भी आवेदन को ग्रहण करने के लिए जो प्राप्त होती है कि कौन से आप ग्रहण करोगे और कौन से नहीं करोगे। ठीक है, तो अधिकारिता जो होती है, और अधिकारिता शब्द जो जिया हुआ है इसमें, ये अधिकारिता शब्द, इसका विपरीत क्या होता है, इसका अभिप्राय यह है कि निर्णय करने की शक्ति या अधिकार आपके पास क्या है, कि आप निर्णय उसका कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उस अधिकार को बोला जाता है। तो अब हम, जैसा कि हमने क्षेत्राधिकार आपको बताया था, क्षेत्राधिकार को हम मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 तरीकों से पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब विषय वस्तु के संबंध में अगर बात की जाए,
विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार क्या होता है, देखिए कि विभिन्न न्यायालय को क्या रहता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम सौंपे जाते हैं, बिल्कुल सौंपे जाते हैं। लघुवाद न्यायालय क्या करता है, जैसे अभी हमने धारा 7 में लघुवाद न्यायालय देखे, लघुवाद न्यायालय को केवल क्या होता है कि कुछ अविवादास्पद प्रकार के वादों का परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वचन पत्र या बंध पत्र के आधार पर दिए गए ऋण के संबंध के जो वाद रहते हैं वो लघुवाद न्यायालय देख लेता है। परंतु संपत्ति के विभाजन के संबंध में, व्यादेश के संबंध में, संविदा के विशिष्ट अनुपालन के संबंध में, इस टाइप के जितने भी वाद रहते हैं वो लघुवाद न्यायालय नहीं देख सकता, उसके लिए एक अलग न्यायालय रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से इच्छा पत्रीय विषय, तलाक के संरक्षता के मामले, शोधा क्षमता के मामले, इंसॉल्वेंसी जो होती है उसके मामले की कार्यवाही के संबंधित जितने भी मामले रहते हैं उसको सुनने का अधिकार केवल और केवल किसको रहता है, तो जिला न्यायाधीश को रहता है। तो स्थायी आदेशों के अंतर्गत जांच के बाद सेवा से मुक्ति के संबंध में विवाद सिविल न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी जगह पे ही काम कर रहा है मान के चलिए, और वहां से उसकी सेवा मुक्ति कर दी गई, मतलब उसको बीच से निकाल दिया गया, तो उसके संबंध में जो वाद रहता है सिविल न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आते, क्योंकि ये औद्योगिक वाद रहते हैं। ठीक है, क्यों ये इसमें ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये स्थायी आदेशों के अंतर्गत जांच के बाद होता है। परंतु अगर नॉर्मली देखा जाएगा तो ये आते भी हैं कई जगह पर। ठीक है, अभी हम इसको पूरा क्लियर करेंगे अभी आगे कुछ एक लिस्ट देखकर, जिससे हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, स्थानीय एवं प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार। स्थानीय और जो प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार रहता है उसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे कि कोई न्यायालय है का प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार सरकार के द्वारा जो नियत किया जाता है कि भाई तुम्हारा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तुम जैसे कि भोपाल से लेके भोपाल में जो एक क्षेत्र विशेष कर दिया जाएगा कि तुम इतने पार्ट का ही वाद देखोगे, ठीक है, उसकी सुनवाई करोगे, ठीक है, और उस परिसीमा के बाहर कोई भी क्षेत्राधिकार तुम्हारा नहीं है। इस प्रकार से जिला न्यायाधीश को केवल अपने जिले के क्षेत्राधिकार का ही प्राप्त होता है। ठीक है, अलग अलग जैसे जो भी स्टैंडर्ड के रहेंगे उनके लिए अलग अलग। इस प्रकार के सिविल न्यायाधीश, मुंसिफ, मजिस्ट्रेट आदि के भी सभी क्षेत्राधिकार निश्चित ही होते हैं। आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, थर्ड पॉइंट, आर्थिक क्षेत्राधिकार। आर्थिक क्षेत्राधिकार का अर्थ कोई भी न्यायालय विशेष उसे प्रदत्त विशिष्ट रकम के मूल्य के लिए वादों को सुनने के लिए प्राधिकृत होगा। तो आर्थिक क्षेत्राधिकार हमने शुरू में देख लिया, आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। और आरंभिक या अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, तो कुछ न्यायालय केवल आरंभिक क्षेत्राधिकार का ही प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मुंसिफ और लघुवाद न्यायालय ये आरंभिक क्षेत्राधिकार रहते हैं। व्यवहार न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति प्रदान की गई, ये सिर्फ अपील में ही अपने वाद को निर्धारण करते हैं। जैसे व्यवहार न्यायाधीश रहते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं, या उच्च न्यायालय जो रहते हैं, सब अपीलीय न्यायालय हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और भी इनका वर्गीकरण अलग अलग रूप में हो सकता है। देखिए, जैसे कि एक मुख्य आपको बताते हैं, जैसे सिविल और आपराधिक क्षेत्राधिकार। अब क्या होता है, सिविल मामले सिविल न्यायालय देखेगा और दांडिक मामले जो है जो अपने आपराधिक विषय से संबंधित रहता है, तो जो अपराधियों को दंड कर देने के संबंधित रहता है वो आपराधिक क्षेत्राधिकार का न्यायालय रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब थोड़ा सा दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि देखिए, एक व्यवहार न्यायालय के अधिकार की बात कि कार्यवाहियाँ जो होती है ना, दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है व्यवहारिक और एक होती है दीवानी। व्यवहारिक कार्रवाई क्या होती है और दीवानी क्या होती है, तो व्यवहारिक कार्रवाई क्या होती है, सिविल की होती है, और दांडिक क्या होती है, क्रिमिनल की होती है। इसी आधार पर न्यायालय को भी मुख्यतः दो श्रेणी में विभक्त किया गया है, एक होता है व्यवहार न्यायालय और एक होता है दीवानी या दांडिक न्यायालय। ठीक है, फौजदारी भी बोलते हैं इसको। व्यवहारिक न्यायालय केवल व्यवहार प्रकृति के लिए एवं दांडिक न्यायालय केवल आपराधिक प्रकृति के मामले को सुनने के लिए होता है। ठीक, जैसा कि हमने परिभाषा में देखा कि व्यवहार प्रकृति के मामले की जो व्यवहार प्रकृति के मामले वो सिविल न्यायालय के अंतर्गत आएंगे, हमने धारा 9 के अंतर्गत यही समझा। ठीक है, परंतु व्यवहार प्रकृति के मामले होते क्या हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो देखिए, प्रश्न यही है ना कि भाई व्यवहार प्रकृति के मामले हैं क्या और क्या नहीं है। तो वाद के पक्षकार की हैसियत से इसको डिसाइड नहीं किया जाता, परंतु इसको कैसे डिसाइड कर सकते हो, उस वाद की जो विषय वस्तु है उससे। किसी भी वाद की व्यवहार प्रकृति का जो अवधारण होता है मुख्यतः दो बातों पर ध्यान में रखते होता है। पहला होता है कि वाद पत्र की सार वस्तु एवं उसके उद्देश्य की प्रकृति क्या है। तो वाद की जो सार वस्तु है उसका सार क्या कह रहा है वो, और
उसकी उद्देश्य की प्रकृति, जो वास्तविक प्रकृति है क्या है बोल रही है, उससे संबंधित रहता है कि वो व्यवहार की प्रकृति क्या है, ठीक है, उसकी जो सार वस्तु क्या है और उसकी वास्तविक प्रकृति क्या है। तो सामान्यतः व्यवहार प्रकृति का वाद ऐसा वाद होता है जिसका उद्देश्य किसी नागरिक एवं स्वयं राज्य के विरुद्ध किसी व्यवहार अधिकार, सिविल राइट्स का या व्यवहार दायित्व का प्रवर्तन है। ऐसे अधिकार या दायित्व का नागरिक के व्यक्तिगत जीवन के संबंध में होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अब दूसरे शब्दों में इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए कि व्यवहार प्रकृति के वाद के अर्थ हम ऐसे वादों से ले सकते हैं जिनसे किसी महत्वपूर्ण अधिकार के प्रवर्तन की मांग की जा सकती है। मतलब कि क्या होता है कि मेरे को एक कोई महत्वपूर्ण मेरा एक अधिकार है, मेरे को अधिकार चाहिए, मतलब कुल मिला के एक अधिकार को अर्जित करने के लिए जो वाद लाया जाता है वो होता है सिविल प्रकृति का वाद। और वहीं अगर मैं क्रिमिनल की यहाँ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो जहाँ पर कि हमको किसी अन्य व्यक्ति को दंड दिलाना है या तो वहाँ पर वो दंडिक प्रकृति का वाद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ है कि कई ऐसे केस हो चुके हैं जिनके तहत अलग अलग रूपों में व्यवहार प्रकृति के वादों को बहुत ही ज़्यादा से उसकी अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है। जैसे कि मैं एक केस आपको बस बता देता हूँ कि सैयद फरजद अली बनाम नासिर वैग और अन्य का मामला है। इसमें क्या हुआ था कि आमीन करके एक उच्चारण किया जाना चाहिए, इसके बारे में वाद लगाया गया। तो ये सिविल प्रकृति का मामला माना न्यायालय ने, ठीक है। वैसे ही एक मामला था जिसमें क्या हुआ कि सेवा के दोषपूर्ण बर्खास्तगी, सेवा में से क्या किया था उसको दोषपूर्ण बर्खास्तगी कर दी थी। उस दशा में प्रतिकर हेतु जो वाद लाया गया था वो सिविल मामला माना गया, ठीक है, उसको प्रतिकर चाहिए था क्योंकि। वैसे ही मैं कुछ मामलों के नाम बताता हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी कि कौन से वाद जो होते हैं सिविल प्रकृति के होते हैं और कौन से नहीं होते। और ये बार बार पेपरों में आ भी जाता है ऑब्जेक्टिव्स टाइप में। देखिए, अधिकार एवं संपत्ति के संबंधित वाद जो होते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि जो अधिकार से संबंधित रहेंगे और संपत्ति के संबंधित वाद रहेंगे। अब वो संपत्ति मूर्त संपत्ति भी हो सकती है और अमूर्त संपत्ति भी हो सकती है ना। जैसे कि पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, मताधिकार हो गया, मछली पकड़ने का अधिकार हो गया, ये सब क्या होता है सिविल प्रकृति का वाद है। और हाँ, संपत्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या होना जरूरी है, उस पर अपना हित कैसा होना चाहिए, निहित होना चाहिए, है ना। तो वेस्टेड इंटरेस्ट अपन पढ़ते हैं, टीपी में पढ़ते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है धारा 19 के अंतर्गत दिया हुआ है ना। फिर जहां पर वादी केवल कतिपय कर्तव्यों का पालन करने के लिए दावा करता है वहां पर व्यवहार न्यायालय उसका प्रसंज्ञान नहीं कर सकेगा। क्या करता है, सिर्फ कर्तव्यों के पालन करने के लिए दावा, कर्तव्यों की बात नहीं आती, यहाँ अधिकारों की बात आती है। अगर आपको अधिकार किसी चीज पर करना है, आपका अधिकार है, उसको पाना है, तो यहाँ पर वाद क्या है, व्यवहार प्रकृति का वाद आपका माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, मंदिर या अन्य धार्मिक संपत्ति संबंधी वाद, किसी मंदिर के धार्मिक चिन्हों को नष्ट करना, उसमें परिवर्तन करना, हस्तक्षेप करना आदि व्यवहार प्रकृति के वादों में सम्मिलित है, ठीक है। इस प्रयोजन के लिए मूर्ति भी इसमें शामिल है। जैसे कि आप अभी जैसे रामलला सुन रहे हैं, तो ये भी एक जो वाद चल रहा है, तो ये वाद जो था जो डिसाइड हो चुका है, अब राम मंदिर बन भी रहा है, तो यहाँ पर जो है ये जो मूर्ति की जो एंटिटी मानी गई थी, तो ये भी एक सिविल प्रकृति के वाद के तहत डिसाइड हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका व्यवहार दोष के लिए हानि पूर्ति एवं संविदा भंग, जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है उसके संबंधित जो वाद रहते हैं, अपलेख, अपवचन, विद्वेष मूलक अभियोजन, अनुचित बंदीकरण आदि के लिए लाए गए वाद भी व्यवहार प्रकृति के होते हैं। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ जो होता है, वो वाले वाद भी जो रहते हैं कि अगर मेरे को स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए है तो वो भी वाद सिविल प्रकृति का वाद है। घोषणात्मक आज्ञप्तिज जो होती हैं, व्यादेश जो होते हैं, है ना, वो सब भी सिविल प्रकृति के वाद हैं। सामान्य विधि संबंधित अधिकार जैसे मताधिकार, राजमार्ग का अधिकार, ये भी सिविल प्रकृति का वाद है। पूजन के अधिकार संबंधी वाद, मुर्दे गाड़ने का अधिकार संबंधी वाद, धार्मिक वान्य जुलूसों के संबंधित वाद, विवाह विच्छेद या दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना के लिए वाद, किसी क्लब के सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई वाद लाया गया, अंशदान के लिए वाद, लेखा के लिए वाद, साझेदारी के लिए वाद, पद या धार्मिक पद के उपाबद्ध शुल्क के लिए वाद, ठीक है। परंतु ये जो पद और धार्मिक पद की बात की जाए, उसके उपबद्ध शुल्क के लिए यहाँ शुल्क के लिए कोई वाद लाना, लेकिन अब ऐसे शुल्क का पद अथवा धार्मिक पद उपाबद्ध होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि इसकी जो मूल परिभाषा मतलब धारा 9 है उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। प्रथा के अधिकार आधारित गोपनीयता के अधिकार, अब बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में घुमाता है। जैसे देखिए, जाति अथवा जाति की संपत्ति के निष्कासन के लिए वाद जो रहता है
संपत्ति के निष्कासन का वाद, वो क्या होता है, तो वो भी क्या होता है, सिविल प्रकृति का वाद होता है। परंतु जस्ट अब भी मैं आपको एक लिस्ट और दूंगा जिसमें ये आएगा कि जाति के संबंधित प्रश्न का वाद जो रहता है वो सिविल प्रकृति का वाद होता है या नहीं होता है, तो वो नहीं होता है, ठीक है। वो जाति के संबंधित प्रश्न का वाद है। और जाति के संबंध, जो जाति है ना, अब जो भी, जैसे कि आप ST SC कैटेगरी की बात ले लें, तो अगर उसमें उसके संबंध में, जैसे कि कोई बोले कि भाई मैं ST कैटेगरी का हूँ, अगर उसके संबंध में कोई विवाद है तो वो व्यवहार प्रकृति का वाद नहीं माना जाएगा। परंतु अगर कोई बोलता है कि भाई जाति या जाति की संपत्ति से निष्कासन अगर हो रहा है तो उसके संबंधित वाद जो रहेगा वो सिविल प्रकृति का रहेगा। तो बहुत थोड़ा माइनर अंतर, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आ जाएगा आपको समझ में। केवल गरिमा या सम्मान को बनाए रखने के लिए वाद, ये भी सिविल प्रकृति का वाद नहीं है, ठीक है। अब नहीं वाली लिस्ट चालू हो गई। फिर करार या चिरभोग पर आधारित न होने वाली स्वैच्छिक देनगियों के लिए जो वाद रहता है, किसी अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से, जैसा कि इस धारा 9 में ही बता दिया गया कि अभिव्यक्त रूप से जहां मना कर दिया गया कि यह सिविल प्रकृति का वाद नहीं है, तो वो सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना जाएगा। राजनीतिक प्रश्नों के संबंधित वाद भी सिविल प्रकृति के वाद नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।